नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। ई श्रीधरन केरल के अगले मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बीजेपी के तरफ से है। क्या ये एक सिर्फ चुनावी पैंतरा है या फिर इसके आगे भी कुछ है? मैं आपको बताऊं कि यह सिर्फ चुनावी पैंतरा भर नहीं है, इसके गहरे मायने हैं। आइए इसे समझें। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा, इस संबंध में मैं बात करूंगा कि जो उम्र के सवाल उठाए जा रहे हैं इस श्रीधरन के संबंध में, उस पर भी मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि असम और त्रिपुरा के तर्ज पर केरल की राजनीति बदलती हुई दिख रही है क्या? यहां तक कि बंगाल में भी वही संकेत मिल रहे हैं। और इसकी बड़ी वजह यह नहीं है कि बीजेपी की अगुवाई अमित शाह और मोदी जी कर रहे हैं, तो यह सबसे बड़ा कारण नहीं है। नहीं, यह कारण नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने उस नेशनल नैरेटिव के बेस को ध्वस्त करने का काम किया है और नेशनल नैरेटिव की अगुवाई होने का लाभ बीजेपी को मिलता रहा है और मिलता है। और इस नेशनल नैरेटिव का लाभ उसे तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा हर जगह मिलने वाला है। त्रिपुरा में मानिक सरकार, जिसने पूरे अपने कार्यकाल में राष्ट्रगान विधानसभा में नहीं हुआ, अपने ही ऐतिहासिक विजय दिलाई, उस नैरेटिव ने, जो नेशनल नैरेटिव बीजेपी लेकर के चलता है, और वही ऐतिहासिक विजय बीजेपी को अन्य मुद्दों के साथ ये विजय का स्वाद इसे त्रिपुरा और असम जैसे राज्य में भी मिला, जहां दूर दूर तक बीजेपी कहीं दिखती भी नहीं थी। और यही नैरेटिव, जो नेशनल छवि है बीजेपी का, केरल में भी ऐसा ही, जो दूसरे पार्टियां कुकृत्यों के खिलाफ श्रीधरन सफल होंगे। आप जो है ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपैलिटी जो कॉरपोरेशन का जो चुनाव था, उसमें भी आपने देखा कि बीजेपी की जो बढ़त मिली, उसका कारण क्या था? उसका कारण नेशनल जो परसेप्शन है, नेशनल नैरेटिव जो बीजेपी के लिए बना है, वही एक सबसे बड़ा कारण था। त्वरित, सटीक, सीधे तौर पर फैसले लेने की जो पद्धति है, प्रवृत्ति है, अमित शाह जैसे जो है, उनका कोई कंपेयर नहीं है अन्य पार्टियों के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। इन सबके बावजूद यह पार्टी लोकल स्तर पर लोगों से वहां के ट्रेडिशन के हिसाब से जुड़ना जानती है, रचना बसना जानती है, और यही चीज स्थानीय लोगों को पसंद आता है। आज की तारीख में नेशनल नैरेटिव पर कोई राजनीतिक पार्टी बात करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है, और कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है पूरे देश में, जो कि किसी से छिपा हुआ विषय नहीं है। कुल मिलाकर के नेशनल नैरेटिव, नेशनल परसेप्शन के वाहक के तौर पर, ध्वजावाहक के तौर पर बीजेपी दिखती है, जिसका लाभ बीजेपी को मिलता रहता है। जहां तक बात श्रीधरन के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाए जाने की है, उम्मीदवारी की है, तो ये हवाई बातें नहीं है, इसमें भी काफी गहराई वाली बातें छिपी हुई है। क्या त्रिपुरा की तरह केरल में भी सत्ता का परिवर्तन हो सकता है क्या? क्या लाल से भगवा त्रिपुरा की तरह केरल भी बढ़ सकता है क्या? ई श्रीधरन, जो कि मेट्रो मैन के रूप में हैं, वो मेट्रो मैन के रूप में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में, जिनकी एक अपनी व्यक्तिगत पहचान भी है, जो कि 88 वर्ष 88 ईयर्स के हैं, उनकी उम्र हो चली है।
जिस ऊर्जा उत्साह से लबरेज हैं, क्या वो बदलाव ला सकेंगे, लाल से भगवामय कर सकेंगे केरल को? और इसको समझने के लिए त्रिपुरा को आपको समझना पड़ेगा, असम को आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप अनुमान लगाएंगे कि आखिरकार केरल में जो चुनाव परिणाम होंगे आने वाले समय में, तो उसके आंकड़े की जो तस्वीर होगी वो क्या होगा। तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार नेशनल नैरेटिव के बदौलत ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनावी परिणाम के आंकड़ों को बदलकर रख दिया था, जो कि अकल्पनीय था, किसी के विश्वास भी नहीं हो रहा था। इसके अलावा मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊं तो 2016 में 77.3% मतदान केरल में हुआ था टोटल, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और लिटरेसी के मामले में भी केरल ज़्यादा है, तो जागरूकता भी ज़्यादा होगी। जो कि 14वीं विधानसभा चुनाव था केरल में 2016 में, 140 विधायकों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए वहाँ पे 71 सीट यानी कि 71 सीट चाहिए होता है। 2021 में 15वीं विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और केरल में अभी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एलडीएफ और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ, जो कि कांग्रेस की अगुवाई वाली है यूडीएफ, इन दोनों की मिलीजुली सरकार है। एलडीएफ और यूडीएफ यही दोनों बारी बारी से सत्ता में आती रही है। पिछले 2 दशक से यही दोनों पार्टियां सत्ता में काबिज रही है, लेकिन किसी तरह का कोई उद्योग धंधा नहीं है, यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। और आपको ये जानना चाहिए, अभी वर्तमान में केरल में एलडीएफ की सरकार है, यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, वामपंथी सरकार है, जिसकी जो मुख्यमंत्री जो है वहाँ पे पिनरई विजयन हैं, 91 सीट के साथ वहाँ पे काबिज हैं, जबकि 140 विधायक वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 71 सीट चाहिए होता है। अब एक रोचक और दिलचस्प आंकड़ा आपको मैं बताऊं कि आखिर वो जो किरण है भगवा का, जो रूप और स्वरूप दिख रहा है, आखिर कैसे यह लाल से भगवा में केरल होगा। तो 2016 में केरल विधानसभा चुनाव में मत प्रतिशत घटा था। आइए मैं थोड़ा संक्षिप्त में आपको बताऊं इस संबंध में कि उस वक्त कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ की सरकार थी वहां पर, और वहां उस समय उसे 38% 38.81% मत मिला था और मत में गिरावट 7% आई थी। 7% मत में गिरावट आने के बाद इस कांग्रेस वाली सरकार यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 38.81% सीट मतदान मिला था, उसे 38.81 मतदान मिला था। जबकि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ जो वामपंथी पार्टी है, उसकी भी मत प्रतिशत घटती है, वह 43.84% यानी कि 43.84% मत मिलता है। और इसका भी मत में गिरावट आता है लगभग 1.5%, यानी कि एलडीएफ और यूडीएफ दोनों की गिरावट वाली मत प्रतिशत मिलाएं तो आपका 8.5%, 8.5% से थोड़ा ऊपर इसका मत परसेंट जो है गिरावट आता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये मैं क्या बोले जा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर केरल के अगले चुनाव में मुख्यमंत्री ई श्रीधरन जी होंगे, जो मेट्रो मैन के रूप में जाने जाते हैं। 2016 विधानसभा केरल चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ चीफ मिनिस्टर पिनरई, जो वर्तमान में है पिनरई विजयन सरकार, ये बनाते हैं, कामयाब रहते हैं बनाने में। उनको मत प्रतिशत लगभग 44% था। उस वक्त 1.5% से ज़्यादा मत का गिरावट हुआ था, और यही गिरावट
कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ का भी था जो कि 7.5% था। तो सवाल उठता है कि आखिर यह जो मत प्रतिशत का जो घटा तो वो गया कहाँ, किसके पास गया? तो यही महत्वपूर्ण सवाल है जिसको समझने पर आप समझ सकेंगे कि बीजेपी मेट्रो मैन श्रीधरन को केरल सीएम का उम्मीदवार क्यों बनाने जा रही है और क्यों बीजेपी को लगता है कि केरल में अचानक सब कुछ राजनीतिक जो परिदृश्य है रूप स्वरूप बदल जाएगा। जैसा कि मेट्रो मैन कह रहे हैं कि बहुत ही मासिव शिफ्ट होने वाला है। हाल में उन्होंने इंटरव्यू में कहा है जो कि 8.5% मत जो एलडीएफ और यूडीएफ का घटा था वो पूरा का पूरा घटा हुआ मत वामपंथी कांग्रेसियों का वो एक मुश्त जो है वह बीजेपी के पास चला जाता है। 2016 में कुल 15% वोट मिले थे बीजेपी को। उस कुल 15% मत में 9% की वृद्धि होती है बीजेपी को 2016 के विधानसभा चुनाव में। ये तो बात हुई आंकड़ों की। अब जो लोग 88 वर्षीय मेट्रो मैन श्रीधरन की उम्र पर सवाल कर रहे हैं तो आइए उस संबंध में भी बात कर लें कि 2016 से पहले तक वीएस अच्युतानंदन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता हुआ करते थे। वीएस अच्युतानंदन केरल के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। ये अभी केरल के प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष थे। 2006 से 2011 तक सीएम रहे और 2006 से 2021 तक चेयरमैन रहे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी केरल के। और इनकी उम्र क्या है? इनका जो पैदाइश है, इनका जो जन्म तिथि है 20 अक्टूबर 1923 का जन्म है। उम्र के इस पड़ाव पर जो किसी को भी कोई दायित्व नहीं मिलना चाहिए। चूंकि 88 वर्षीय श्रीधरन के उम्र पर सवाल उठाया जा रहा है तो इसलिए मुझे यह बात बोलना पड़ रहा है। तो फिर अच्युतानंदन, वीएस अच्युतानंदन जो कि अभी अभी रिटायर हुए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी के चेयरमैन पद से, जो कि 97 की उम्र में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी केरला के चेयरमैन किस तर्क के आधार पर थे, वो कौन सा लॉजिक था, यह भी बताया जाना चाहिए। यदि आपको 97 ईयर के व्यक्ति आपको ऊर्जावान लगते हैं तो फिर 88 वर्ष के व्यक्ति भी ऊर्जावान होना चाहिए। और वो कितने उत्साह और ऊर्जा से लबरेज हैं। मेट्रो मैन ई श्रीधर ने देश में ही नहीं पूरे विश्व भर में अपनी ख्याति अर्जित करके सबको बता दिया है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।